हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम है अभिषेक और मैं हूं आपके एप्टीट्यूड का मेंटोर। जैसे कि जेआरएफ अड्डा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना, नेट क्लियर करने का सपना और जेआरएफ क्लियर करने का सपना साकार करता है, उसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करते हुए टीचर्स स्पॉटलाइट में हम टीचर्स एग्जाम्स को ज्यादा हम टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि काफी जो कैंडिडेट्स है वो डेविएटेड है, उनको ये नहीं पता कि टीचर्स एग्जाम के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे काफी चीजें भी अवेलेबल कराई जा सकती है। और उस आइडिया को कैरी करते हुए, जेआरएफ अड्डा के आइडिया को कैरी करते हुए टीचर्स स्पॉटलाइट पे टीचर्स रिलेटेड एग्जाम के लिए हम तैयारी कराने वाले हैं। जैसे कि दिसंबर में ईएमआरएस नाम का एक एग्जाम आने वाला है और उसके अंदर आपके एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से पहला पार्ट डायरेक्शन 10 मिनट में मैं आपको करा चुका हूं और आज 10 मिनट शो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं इनइक्वालिटी। इससे भी क्वेश्चन बनता है और बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको चीजें बताऊंगा, ना सिर्फ कंसेप्ट बल्कि अपन प्रैक्टिस भी करेंगे और मात्र 10-12 मिनट में अपन एक नंबर इनइक्वालिटी से हासिल कर लेंगे। तो मेरा यही टारगेट है कि इस कम समय में, क्योंकि दिसंबर अब ज्यादा दूर नहीं है, कि किस तरीके से हम टारगेट कर सके, मैक्सिमम कोर्स कवर कर सके और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिला सके। तो फटाफट अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इनइक्वालिटी। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है अभिषेक और करंटली आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मैं बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हैं, बहुत सारे क्लियर कर रखे हैं। उनमें सीजीएल, आईबीपीएस, रेलवे और मेट्रो एग्जाम्स हैं। एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years इन टीचिंग इंडस्ट्रीज। तो जो मेरा ये एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सब कैंडिडेट के साथ शेयर करना चाहता हूं, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस, तो जिससे आपको मदद मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक एक्सपीरियंस मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूं बच्चों, कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ उसकी टेस्ट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रिक्टली उस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उस तरीके से अगर आप एग्जाम प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और उसी चीज को आगे करते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं हमारे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर आपको ईएमआरएस दिसंबर 2023 के जनरल पेपर के लिए एक टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं। उस टेस्ट सीरीज का प्राइस मात्र क्या है, 400 रुपए। 500 रुपए की टेस्ट सीरीज है, उस पर 20% ऑफ दे रहे हैं। आप बस कोड यूज कर लीजिए ईएमआरएस, तो आपको 400 रुपए में वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्या क्या चीजें आपको मिलेगी उसमें, जो 10 टेस्ट मिलेंगे बच्चों, तो देखा जाए तो मात्र 40 रुपीज का एक टेस्ट है, जिसके अंदर अपनी एक ब्राइट फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि एग्जाम प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर ऐप का नाम नहीं जानते तो जान लीजिए, ऐप का नाम है जेआरएफ अड्डा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी तैयारी। तो पहला टॉपिक है अपना इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को पढ़ते हैं अपन और समझते हैं भाई इनइक्वालिटी होती क्या है। तो जो कैंडिडेट पहली बार इनइक्वालिटी से डील कर रहा है, वो मैं उसको ये बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार ये 3-4 सिंबल देखे होंगे। कौन कौन से, एक तो ये, ठीक है, एक ये और एक ये और एक ये 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे सिंबल है जिनसे आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे। नहीं है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको सब बता दूंगा। सबसे पहले अगर अपन सिंबल नंबर 1 की बात करें तो आप देखते होंगे कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा है 3 और ये सिंबल लगाया और यहां लिखा है 2, तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन। बच्चों क्या होता है, ग्रेटर देन। तो ये मैं अगर पढ़ूं इस पूरे इक्वेशन को तो क्या बोलना चाहता हूं, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो इसको एक अगर आम भाषा में या लेमन लैंग्वेज में समझे तो हमेशा याद रखना कि ये जो चौड़ी वाली साइड है, इसमें जो नंबर लिखा जाएगा वो हमेशा बड़ा होगा इस छोटी वाली, इस नैरो साइड से। तो अगर मैं लिख रहा हूं ए और ऐसे सिंबल बना के बी लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। पहली चीज क्लियर जी सर। अब उसी तरीके से इसको मैं अगर उल्टे तरीके से लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी सर। इसका मतलब क्या है, 2 इज लेस देन 3। तो इस एरो का भी मतलब क्या है, इस एरो का नंबर है, इसका मतलब है लेस देन। अब देखो कितना कैंडिडेट्स को बेवकूफ बनाया जाता है। अब एक चीज बताओ, अगर 3 ग्रेटर देन 2 लिखा है, इस एरो को उल्टा कर दिया मैंने बस, तो नंबर भी क्या कर दिए, चेंज कर दिया, 2 लेस देन 3 कर दिया। तो देखा जाए तो इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं। तो बेसिकली ग्रेटर देन एंड लेस देन को अगर आप रटिए मत, आप बस क्या मान के चलिए, अगर इस तरीके से कोई डिनोट कर रखा है आपको इक्वेशन, उस इक्वेशन में जो चौड़ी साइड है, जो वाइड साइड है, उस तरफ जो भी नंबर या जो भी लेटर लिखा है वो हमेशा बड़ा होगा और जो नैरो साइड जो नंबर लिखा है वो हमेशा क्या होगा, छोटा। जैसे अगर आपको लिखा है एस
और ऐसे एरो लगा के यहां जी लिख दिया, इसका मतलब क्या है, जी बड़ा है और एस छोटा है। तो इसको दो तरीके से मैं बोल सकता हूं, एस इज लेस देन जी और जी इज ग्रेटर देन एस, ऐसे ही बोल सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है जी सर। आइए दूसरे लेटर्स की बात करें। अगर आपके सामने लिखा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है, बड़ा भी हो बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है। जैसे मैं बोलूं 4 इज ग्रेटर देन 3 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमेशा देखना इस पूरे का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है बड़ा भी या बराबर, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, a b के बराबर या उससे बड़ा है। क्लियर जी सर। इसके बाद अगर मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल b इज लेस देन इक्वल टू a, इस एरो का क्या मतलब है, इस साइन का मतलब है लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, मतलब b जो है वो a से लेस हो सकता है या बराबर हो सकता है, या वर्ड यूज कर रहा है, लेस भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। आइए कुछ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। तो आइए पहले मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले मान लो इस तरीके से आपको कोई इक्वेशन, बड़ी सी इक्वेशन टफ सी दे देगा और आपको 3-4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए इसको पढ़ने का तरीका देखते हैं। देखो कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चलना है। क्या कह रहा है, a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, c इज ग्रेटर देन d, d इक्वल टू e, e इज ग्रेटर देन f एंड f इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। ठीक है, आइए वन बाय वन इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है क्या a इज ग्रेटर देन f है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले अपन a और f देखते हैं। तो a यहां रखा है आपका और f यहां रखा है जी सर। अब a और f की तरफ अगर मूव करोगे आप तो देखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन के ही साइन लगे। इसका मतलब क्या, a इज ग्रेटर देन f, सही बात है जी सर, सही बात है। अगर कहीं भी अगर लेस देन का साइन होता, मान लेते हैं कहीं भी यहां लेस देन का साइन होता, तो मैं ये नहीं कह सकता। अभी क्या कह सकता हूं, दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू, हाँ या ना, समझ में आया क्या कहना चाहता हूं बच्चों। अगर आप सारे एरोज देखोगे, सारे सिंबल देखोगे, सिंबल को देखो बहुत ध्यान से, ए क्या है बी से बड़ा, बी क्या है सी से बड़ा, सी क्या है डी से बड़ा, डी किसके बराबर है ई के बराबर है, और ई किससे बड़ा है एफ से बड़ा है। इसका मतलब जब सारे सिंबल एक ही तरफ ही बड़े इंगित कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, मतलब ए क्या है एफ से बड़ा होगा या नहीं होगा। क्लियर। आइए दूसरे वाले पे आते हैं, और दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कह रहा है, सी इज ग्रेटर देन, यहां लिख देता हूं, इधर इसमें क्या लिख रखा है, सी इज ग्रेटर देन डी, जी सर। डी इक्वल टू क्या है ई है, जी सर। ई इज ग्रेटर देन क्या है एफ है, और एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी है। बहुत ध्यान से समझना ये ऑप्शन। ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या C इज ग्रेटर देन इक्वल टू G है। तो इस पूरे अगर आप इक्वेशन को देखोगे तो C D से बड़ा है, जी सर। D E के बराबर है, तो मैं क्या C इज ग्रेटर देन E लिख सकता हूं और फिर बाकी इक्वेशन लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकता हूं। एक ही बात है भाई, ये दोनों जब बराबर है इसकी जगह ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब C E से बड़ा है, E F से बड़ा है और F बड़ा या बराबर है, तो आप हमेशा C इज ग्रेटर देन G लिखोगे। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि C और F में क्या एग्जैक्ट रिलेशन है, कितनी वैल्यू है इसकी। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल F है मेरा 6 और G भी मेरा 6 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मेरा C है 7, तो 7 जो है वो 6 से बड़ा है सर। 6 जो है 6 से बड़ा या बराबर में से बराबर है, पर क्या 7 जो है वो 6 के बराबर है? नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज सही है कि C इज ग्रेटर देन G, इक्वल टू वाला सही नहीं है। इक्वल टू कब सही होता? जब सब तरफ इक्वल टू का साइन होता। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना इस बात को। हमेशा कॉन्फिडेंट 100% आंसर सही लिखना है। अगर 50-50 है तो हमेशा क्या है, गलत है। तो ये क्या ऑप्शन गलत। आइए तीसरे वाले पे जाते हैं। क्या A इक्वल टू G है? अब बहुत इजी है, देखो हमेशा ग्रेटर देन के साइन है, इक्वल टू सब एक ही जगह है, तो A और G में डायरेक्ट इक्वल का रिलेशन नहीं आने वाला है। तो ये भी क्या है गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है। चलो, इससे अगर कई बच्चों को समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है। अगले ऑप्शन से देखते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो इस तरीके से कुछ दे रखा है, इसको थोड़ा और मैंने क्या कर दिया, एडवांस कर दिया। अब क्या दे रखा है आपको, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड C इज ग्रेटर देन D एंड D इज लेस देन E। चलो, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अपन चेक करते हैं। सबसे पहले A इज ग्रेटर देन C। देखो A जो है
वो बी के बराबर, बी से बड़ा या बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए और सी में तो ये रिलेशन आएगा ना, चेक करो, अरे ए और सी में तो ये रिलेशन आएगा ना, क्लियर है। तो ए सी से बड़ा या बराबर है, क्लियर है। तो ए और सी का रिलेशन ये वाला क्या है, गलत है, कौन सा सही है, ये वाला सही है, क्लियर है बच्चों। अगला आ जाओ, बी और डी में रिलेशन दूसरा क्या कह रहा है, बी बड़ा है डी से या बराबर है। अब बी और डी में रिलेशन देखो, ये इक्वेशन क्या कह रही है, बी जो है वो सी के बराबर है और सी बड़ा है डी से, तो सी की जगह बी लिख दो सर, बी इज ग्रेटर देन डी। बी क्या है, डी से बड़ा है, फिर कह रहा है ये है ट्रू, ये 100% ट्रू है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर ऐसा कोई चांस आ सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसको हमेशा क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। क्या सही होगा, बी इज ग्रेटर देन डी सही होगा, क्लियर है। आ जाओ लास्ट वाले पे आ जाओ, सी इक्वल टू ई कह रहा है। अब देखो इसको थोड़ा एक अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। कई बच्चे नंबर भी मान के करते हैं, बट हमेशा याद रखना बच्चों, या ज्यादा जब वैल्यूज आएगी, जब ए बी सी डी ज्यादा लेटर्स में जब इनइक्वालिटी पूछी जाएगी, तो उसमें नंबर में अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। बट ये जैसे छोटा सा इक्वेशन है, जैसे सी और ई में पूछ रहा है, जैसे देखो सी इज ग्रेटर देन डी इज लेस देन ई फॉर एग्जाम्पल। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर मान लेते हैं सी की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू क्या है 5 है, और ई की वैल्यू भी 6 मान लेते हैं सर, ठीक है, मानते हैं। चलो चेक करते हैं क्या ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। 6 इज ग्रेटर देन 5, सी इज ग्रेटर देन डी, यस। 5 इज लेस देन 6, जी सर बिल्कुल। तो इसका मतलब तो सी और ई बराबर हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे करके आएंगे, बहुत सारे, और उनका आंसर गलत हो जाएगा। फिर मैंने कहा हमेशा 100% ट्रू वाला आंसर देखना है अपन को। अब ये तो सही है, पर अब आंसर को गलत करने के लिए एक ऑप्शन ही काफी है या नहीं है, जी सर। आ जाओ मैं कर देता हूं। मैंने सी को ले लिया 7, ठीक है बच्चों। डी को ले लिया मैंने क्या, डी को ले लिया मान लीजिए 5, और ई को ले लिया मैंने 6। आ जाओ ये ले लो। अब ये करके देखो क्या इसमें फिट हो रहा है। सी की जगह 7 रखो, 7 इज ग्रेटर देन 5, यस सर। 5 इज लेस देन 6, यस सर। तो ये भी तो, मेरा भी तो स्टेटमेंट सही है। अगर आपका सही है तो मेरा भी तो सही है। क्या इस केस में सी और ई बराबर है, नहीं सर, सी और ई बराबर नहीं है। तो नंबर करके कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो हमेशा याद रखना, जब तक कोई भी ऑप्शन 100% ट्रू ना हो उसको टिक मत करके आ जाना। अब इस ऑप्शन में सी इज इक्वल टू ई है, क्या सी इक्वल टू ई कहीं से भी दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। समझ में आया या नहीं आया, चेक करो, ठीक है। इस तरीके से अपन इनइक्वालिटी से डील करते हैं। चलो ये हो गया। अगला इस तरीके से क्वेश्चन एक और आ गया, आइए सॉल्व करके देखते हैं। ये इक्वेशन लिखिए, s इज लेस देन g, g इज लेस देन x, x इक्वल्स टू क्या है t, t इज ग्रेटर देन w, w इज ग्रेटर देन q, q इज लेस देन r। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, w इज लेस देन x, तो w और x में रिलेशन बनाते हैं। तो ये वाला लिख दूं लाइन एज इट इज, लिख दो सर, x t के बराबर है और t क्या है, w से बड़ा है, क्लियर है जी सर। इसका मतलब t की जगह x लिख दूं, लिख दो सर। तो x क्या w से बड़ा है, हाँ सर। कंफर्म है, 100% है, हाँ सर। तो क्या w x से छोटा होगा, सही है, बिल्कुल सही है। अगला आ जाओ, q और s में देखो, q और s के बीच में ढेर सारी इनइक्वालिटीज है भाई। लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है। तो परफेक्ट इक्वल टू तो कभी भी नहीं बन सकता। परफेक्ट इक्वल टू कब बनेगा, जब हर जगह क्या हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो। तो ये गलत, ऑप्शन ए इज सही, क्लियर है। समझ में आया कि इनइक्वालिटी कैसे अटेम्प्ट करनी है। डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, दोबारा एक क्लास लेंगे। मैं सोच रहा हूं कि एक आइडिया देना चाहता हूं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, तो एक आइडिया मिल जाए कि इनइक्वालिटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब एग्जैक्ट बताता हूं कि पेपर में कैसे पूछा जाता है। पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जैक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टीचिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट दे दिया और 2 कंक्लूजन लिख दिए। अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं। स्टेटमेंट आपको क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है m इज ग्रेटर देन a, इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है, इज इक्वल टू q, ठीक है, q इज लेस देन इक्वल टू p, इज लेस देन j, ठीक है, j इज, और यहां लिख देता हूं j के बाद, j इज लेस देन इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, a इज ग्रेटर देन x। ये आपको बहुत बड़ी टफ सा दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, क्या क्या। पहला कंक्लूजन है b इज लेस देन y, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू j। अब आपको चेक करना है कौन सा सही है। पहले b और y देख लो कहां है, ठीक है। ये रहा मेरा b और ये रहा मेरा y। तो b जो है सर वो q के बराबर है, लिख दिया। q जो है वो p से छोटा है, लिख दिया। जो जो लिखा हुआ है,
Q है लेस देन J, यहां तक लिख दो। अरे B और Y में बनाना ना, और J जो है वो लेस देन इक्वल टू Y है। क्लियर? क्लियर सर। अब आ जाओ, क्या Q की जगह B लिख दूं? लिख दो सर, क्योंकि दोनों बराबर है। तो B इज लेस देन इक्वल टू P, जी सर। P इज लेस देन J और J इज लेस देन इक्वल टू Y। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं? यहां तक क्लियर है। अब देखो B ये कह रहा है क्या B और Y में क्या रिलेशन होगा, तो B जो है वो P के बराबर या छोटा है। अब कहीं भी अगर बराबर का साइन मिस हो जाए, जैसे यहां क्या है, लेस देन इक्वल टू, यहां सिर्फ लेस देन है, सिर्फ लेस देन को हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर इसको B और Y में अगर ये रिलेशन बनाना होता, ये कब बनता? जब P और J के बीच में भी ये रिलेशन होता, तब ये 100% ट्रू होता। इसको 100% ट्रू होने के लिए P और J में भी क्या रिलेशन होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू वाला होना चाहिए। बट सर ये तो है नहीं, ये तो सिर्फ लेस देन वाला है। जब भी सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन वाला आ जाए तो वो इक्वल टू से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो सर B जो है वो Y से छोटा है, B इज लेस देन Y, ये कंफर्म है। बट इक्वल है या नहीं ये कंफर्म नहीं, तो जो कंफर्म है उसको आंसर कर दो। तो फर्स्ट इज करेक्ट। पहला कंक्लूजन क्या है मेरा? सही है। आ जाओ अगला, X और J में क्या रिलेशन है? X इज ग्रेटर देन इक्वल टू J। अब इधर आ जाओ फटाफट, यही देख लो, X और J में ग्रेटर, X बड़ा होगा, X छोटा है A से, A छोटा है Z से, Z और Y बराबर है और Y और J में ही है, तो X और J में तो परफेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन आ गया। तो जब लेस देन और ग्रेटर देन आ गया तो वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट रिलेशन। तो ये सेकंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको गलत कर दो। कंक्लूजन मतलब वो जो 100% ट्रू है। अब आ जाओ ऑप्शन कैसे देते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इफ नाइदर 1 नॉर 2। इसका मतलब क्या है? पहले ऑप्शन का मतलब है सिर्फ कंक्लूजन पहला ही सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ कंक्लूजन पहला ही सही है। आइए दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ना पहला ना दूसरा सही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, पहला सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। नहीं सर, 2 तो गलत है, 2 तो क्या है? फॉल्स है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर ट्रू, दोनों तो सर ट्रू नहीं है। पांचवा ऑप्शन क्या है? आइदर 1 और आइदर 2, ये भी नहीं है। तो ये आइदर वाला ऑप्शन तो बहुत कम चांस है आपके यहां है, आपके ये 4 ऑप्शन ही आ सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन 1 इज ट्रू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? m जो है, यहां लिख देता हूं, m इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। जी सर। b इक्वल टू क्या है? q इज लेस देन इक्वल टू p। ठीक है। p इज लेस देन j इज लेस देन इक्वल टू y इक्वल टू z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन x। चलो लिख दिया सर। पहला क्या कह रहा है? z और q में बराबर वाला रिलेशन बना रहा है। आ जाओ इधर देखते हैं, z और q क्या है? ये रहा। चलो z और q क्या है? ये है। आ जाओ देखें। जी सर देख लेते हैं। z और q कह रहा है z इज, ये यहां लिख दूं, z इज इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू j इज ग्रेटर देन p। ठीक है। और p इज ग्रेटर देन इक्वल टू q। ये एक रिलेशन बना है, हाँ या ना? कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब y की जगह z लिख रहा हूं, देखो z, क्योंकि दोनों बराबर है, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू j इज ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन इक्वल टू q। जिस भी दो वैल्यूज में रिलेशन पूछे उसको इस तरीके से तोड़ के लिख लो। अब देखो, बहुत ध्यान समझना, z और q में क्या रिलेशन है, सब बच्चे देखना। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में कौन डोमिनेट करेगा? सर ग्रेटर देन, हाँ या ना? जब भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होना होता तो यहां भी क्या आता? ग्रेटर देन इक्वल टू आता, तभी होता, पर अभी तो है नहीं। क्लियर है? तो सिर्फ ग्रेटर देन वाला ऑप्शन आ गया सही। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, सी। क्लियर? चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट दे दिया आपको, क्या? g इज लेस देन r इज इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू s। एक तो ये है, फिर क्या है? कॉमा है, तो ये अलग है, कॉमा अलग, मतलब दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है t इज लेस देन r। ये दो अलग अलग है, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कॉमा लगा हुआ है, इसको ऐसे रीड करते हैं। ठीक है। पहला कंक्लूजन g और s के बीच में, और g और s के बीच में कंक्लूजन निकाले। देखो g और s में अगर कंक्लूजन निकालना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं सर। g इज लेस देन r इक्वल टू a, तो a की जगह, r की जगह a लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। और a इज लेस देन इक्वल टू s। डन सर। तो g और s में क्या रिलेशन है? देखना बच्चों, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में हमेशा मैंने कहा था इक्वल टू तभी आएगा जब दोनों तरफ इक्वल टू होगा। तो g इज लेस देन s वाला सही है, करेक्ट, क्योंकि एक तरफ ही एरो आ रहा है, तो g इज लेस देन s, पहला ऑप्शन सही सर।
आ जाओ अगले वाले पे आ जाओ। एस और टी में रिलेशन बना रहा है। अब देखो बच्चों एस और टी में कैसे रिलेशन बनाते हैं। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इधर मैं ब्लैक पेन से बनाता हूं। एस जो है वो ए से, एस जो है वो ए से बड़ा या उसके बराबर है, ए जो है वो आर के बराबर है। यहां तक तो ये बता रहा है। और अगली लाइन क्या कह रहा है, आर जो है वो टी से बड़ा है। अरे इस यहां देखो इसमें ये लिखा हुआ है, इसको यहां जोड़ दिया बस मैंने, आर जो है टी से बड़ा है, क्योंकि मुझे एस और टी में रिलेशन बनाना है ना बच्चों। जी सर, इसका मतलब अब ए की जगह आर लिख दूं। एस जो है सर वो आर के बराबर या उससे बड़ा है, बट आर बड़ा है टी से, आर बड़ा है टी से। तो एस और टी में क्या रिलेशन आएगा, सिर्फ बड़ा वाला आएगा, इक्वल टू वाला नहीं आएगा। इक्वल टू कब आता, जब दोनों तरफ इक्वल टू ऑप्शन होता। तो एस क्या है, टी से बड़ा है, तो एस टी से बड़ा है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर ट्रू। क्लियर, चलो तो डी इज द आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं। लिमिटेड टाइम था इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ये समझाने की कोशिश की, ऐसे करा जाता है। एक बार रिपीट करके फिर वीडियो को देखना, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।